के विदेश दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है उसमें शामिल होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन के साथ साथ में प्रधानमंत्री की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भी हो सकती है। तो काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी जा रही है, जिस वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव भी चल रहा है और इस बीच ये बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विदेश दौरा कई चरणों में है, जिसमें वो सबसे पहले फ्रांस पहुंचेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस जा रहे हैं। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक रात 10:25 पर नीस पहुंचेंगे। इसके बाद वो भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 14 जून को नीस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी यात्रा के दूसरे चरण में स्लोवाकिया पहुंचेंगे। स्लोवाकिया के 1993 में आजाद होने के बाद से ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। ये यात्रा अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा तथा फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी की भारत यात्रा के बाद हो रही है। पीएम मोदी प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर 14 से 16 जून स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग समेत कई क्षेत्रों में भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करेगी। पीएम मोदी स्लोवाकिया की यात्रा खत्म करने के बाद फिर से फ्रांस लौटेंगे, जहां पर वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो प्रधानमंत्री की यात्रा का तीसरा चरण होगा। प्रधानमंत्री 16 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं, आमंत्रित साझेदार देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगे, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के अंतिम चरण में 18 जून को द्विपक्षीय बैठकों के लिए पेरिस जाएंगे। यहां यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पेरिस में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने की भी संभावना है। इन सभी कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद पीएम वापस स्वदेश लौटेंगे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कह दिया है कि 2027 के चुनाव आखिरी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन उसकी सियासी सरगर्मी अभी से दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया आए दिन बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं और इस बार मीडिया से बातचीत में तो अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। जिस तरह से इन्होंने रामपुर का चुनाव जीता, फैजाबाद का बाई इलेक्शन जीता, पुनर्गी का चुनाव जीता, अंबेडकर नगर में बाई इलेक्शन जीता, कानपुर बेईमानी करना चाहते थे, करहल में बेईमानी करना चाहते थे। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल और पूर्व सीएम ममता बनर्जी का ही जिक्र करते रहे हैं और इसकी आड़ में भी बीजेपी को निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि जो बंगाल में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को, उनकी पार्टी को तोड़ना है। हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि जनता यूपी चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी।
और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर AIMIM के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने यूपी मिशन लॉन्च कर दिया है। और ऐसे में वो बहराइच से सियासी समर में उतरने जा रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी उत्तर प्रदेश की काफी ज्यादा गर्मा रही है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। यूपी का विधानसभा चुनाव तो अगले साल है, लेकिन इसको लेकर सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही अभी से कमर नहीं कसी है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर किसी पार्टी के साथ साझा चुनाव लड़ेगी, इस पर ना ही ओवैसी ने और ना ही पार्टी की तरफ से कोई बात क्लियर है। लेकिन इसको लेकर प्रदेश AIMIM अध्यक्ष शौकत अली ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से होगा, क्योंकि दलित और मुसलमानों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, जिससे हम बीजेपी और समाजवादी दोनों को रोकें। असदुद्दीन ओवैसी का 14 जून को बहराइच दौरा है, जहां पर वो सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर पोशी कर विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे, जिस पर समाजवादी पार्टी ने ओवैसी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा दिया है, तो बीजेपी ने ओवैसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है कि अगर आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो आके सामने से आके लड़िए। ये पीछे से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जो काम है, ये उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज समझ चुका है। कि सालार गाजी मसूद वाहे आक्रांता था। देश की संस्कृति पर उसने किस प्रकार का कुठाराघात किया, कैसे कत्लेआम मचाया, ये बात इतिहास में कहीं छुपी नहीं है। उसके बावजूद जानबूझ करके भावनाओं को भड़काने के लिए कैसे मुस्लिम वोटों का एक मजहबी तुष्टीकरण के साथ में ध्रुवीकरण किया जा सके, इसकी चेष्टा करने का काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। ओवैसी के मसूद गाजी की दरगाह पर जाने को लेकर धर्म गुरुओं में भी विरोध देखने को मिल रहा है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने 5000 नागा साधुओं के साथ ओवैसी के बहराइच दौरे के विरोध का ऐलान कर दिया है, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी ओवैसी पर हमला बोल दिया है और कहा कि ओवैसी जहां भी जाते हैं वहां मुसलमान का नुकसान ही होता है। हम कड़े चेतावनी के साथ कह रहे हैं, आप सुधर जाओ, क्योंकि वो जो भूमि है वो राजा सुहलदेव की धरती है, ना कि कोई गाजी का। इसीलिए आपसे अल्टीमेटम है, आप अगर आ रहे हो तो भूल कर रहे हो, अगर आओगे तो हम लोग जवाब देने का कार्य और काम करेंगे। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब फिरका वाराना राजनीति करते हैं और जहां भी पहुंचते हैं वहां मुसलमानों को ही नुकसान होता है और मुस्लिम क़यादत को बढ़ाने के बजाय मुस्लिम क़यादत ख़त्म होती है। देखिए, ओवैसी साहब ने जिस तरीके से आके और मुस्लिम वोट्स को बांटा है, वो बड़े अफसोस की बात है। असदुद्दीन ओवैसी के बहराइच दौरे में जहां बस एक दिन का वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारों से लेकर मुस्लिम नेताओं के बीच भी ओवैसी को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। और चलिए अब इधर रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। अभिषेक बैनर्जी के घर पर बीते दिन पुलिस दरवाजा तोड़कर घुस गई। तो ऐसे में जब पुलिस दरवाजे पर पहुंचती है तो दरवाजा नहीं खोला जाता है, जिसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़ देती है और फिर घर के अंदर दाखिल होती है। आपको बता दें, सेंट्रल फोर्सेस के साथ में सालिबानी थाने की पुलिस अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची थी। और देखिए, इससे पहले भी CID के द्वारा नोटिस जारी किया गया था और अभिषेक बैनर्जी को समन भी जारी हो चुके हैं। कोई पहली दफा नहीं है जब अभिषेक बैनर्जी की जो मुसीबतें हैं वो बड़ी है। फिलहाल रात के 3 बजे ये खबर सामने आती है, जब सालबोनी थाने की पुलिस फोर्सेस के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ वहां पर घुस जाती है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो देर रात अभिषेक बैनर्जी के घर पर पुलिस पहुंच हुई और 3 बजे ताला तोड़कर घर के अंदर पुलिस घुस गई। सेंट्रल फोर्सेस भी साथ में मौजूद रही। सालबोनी थाने की पुलिस अचानक से अभिषेक बैनर्जी के घर पर पहुंच जाती है और उसके बाद में जो तस्वीरें सामने आती हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार एक्शन लिया जा रहा है अभिषेक बैनर्जी के ऊपर और इससे पहले भी उन्हें CID की तरफ से कई बार समन भेजे गए, उसके बाद में भी वो नहीं पहुंच रहे थे। और हमारे साथ में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पूजा मेहता जुड़ रही हैं। पूजा, जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी की मुसीबतें बढ़ रही हैं और अब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभिषेक बैनर्जी कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं।
और देखिए, आपको बताते हैं कि बीती रात और सुबह के बीच में तकरीबन कहा जा रहा है 3-4 बजे का समय था, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया अभी तक। शालबोनी थाना यानी कि पश्चिम मिदनापुर पुलिस का जो शालबोनी थाना है, वहां के अधिकारी पहुंचते हैं अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर, और लगातार कई मिनटों तक जो है दरवाजा खटखटाने के बाद भी या गार्ड को बुलाने के बाद भी जो है, जब दरवाजा किसी ने नहीं खोला या नहीं सामने आए, तब स्थानीय बताते हैं कि अंदर का ताला तोड़कर जो है अंदर दाखिल होती है और घंटों तक जो है अंदर रहती है। फिलहाल ये पुलिस बाहर आई है और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ अधिकारी अभी भी अंदर है जो अभिषेक बनर्जी और उनके से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार किस केस के सिलसिले में पुलिस वहां पर पहुंची है, क्योंकि बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल को भी उस घर के बाहर तैनात किया गया है। साथ ही कोलकाता पुलिस का जो कालीघाट थाना है, वहां के भी अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। तो अब से थोड़ी देर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि कौन से केस के सिलसिले में पुलिस न सिर्फ वहां पर पहुंचती है, लेकिन ताला तोड़कर जो है अंदर दाखिल होती है और उनसे और उनकी स्टाफ से बातचीत करने की कोशिश करती है। ठीक है पूजा, फिलहाल लगातार नजरें हमारी बनी हुई हैं इस पूरी खबर के ऊपर। अब ऐसे में आगे अभिषेक बनर्जी के साथ में क्या कुछ होता है, ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि वैसे ही टीएमसी लगातार मुश्किलों से घिरी हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका जानकारी देने के लिए। वैसे तो पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन हर दल की तरफ से एक्सरसाइज अपनी तरफ से अभी से ही शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के साथ में एक खुली गाड़ी में सवार होकर एक रैली निकाली और इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में आपका झाड़ू एक बार फिर से चलने वाला है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भटिंडा में आम आदमी पार्टी ने मेगा रोड शो किया, जिसमें खुली गाड़ी पर सवार होकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान जनता से मुखातिब हुए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में समय से पहले इसी साल नवंबर में चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि विधानसभा चुनाव में सीएम मान ही आपके अगले सीएम उम्मीदवार हैं। आप लोग फिर से उन्हें वोट देकर विजयी बनाएं। नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, बस 4 महीने रह गए। अब अपने को सबको एक ही काम करना है, भगवंत मान को दोबारा सीएम बनाना है। केजरीवाल ने अपने भाषण में बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल पर जोरदार हमला किया और कहा कि आपको हराने के लिए पंजाब में सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई हैं और आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। भटिंडा नगर निगम में अभी अभी हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी के पदमजीत मेहता को मेयर चुना गया है। शहर के निवासियों का धन्यवाद करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने भटिंडा के सद्भावना चौक पर रोड शो किया। केजरीवाल ने दावा किया कि भगवंत मान फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं तो पंजाब में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पंजाब को दुनिया में नंबर 1 बनाया जा सके। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब भी परेशानियों का पहाड़ टूटता है तो एक के बाद एक मुसीबतें आती ही रहती हैं, और ऐसा ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जो भड़काऊ बयान विधानसभा चुनावों के दौरान प्रचार के दौरान दिए थे, अब उसी बयानों की वजह से उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ में FIR दर्ज हो गई है। क्या कुछ हुआ है आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 9 मार्च 2026 को दिया यही वो बयान है जिसको लेकर उनके खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एक FIR दर्ज की गई है। ये शिकायत तुषार कांति दास ने की है। उनका कहना है कि ममता के बयान से सांप्रदायिक सौहार्द और राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता था। आरोप है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में धरने के मंच से एक भाषण दिया था
वो धरना SIR के खिलाफ था। आरोप है कि ममता बनर्जी ने उस वक्त मंच से ये कहा था कि हम हैं इसलिए आप सब सुरक्षित हैं, नहीं तो वो आपको 1 सेकंड में खत्म कर देते। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। BNS की धाराओं 196(1), 351(2) और 352 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। इस केस के दर्ज होने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि ममता का बयान लोगों को उकसाने वाला था और FIR दर्ज होना स्वाभाविक है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता पर हुई FIR को लेकर बीजेपी को घेरा है। देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ किसी ने कंप्लेन किया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने वो जो स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम नहीं रहेंगे तो 1 सेकंड में एक कम्युनिटी एक हो जाएगा और दूसरे कम्युनिटी यानी हिंदुओं का संहार हो जाएगा। उन्होंने बोला था 12टा से 13टा बज जाएगा, यानी 12 से 13 बज जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट अगर कोई करेगा, ये तो लोगों को उस्काने वाला स्टेटमेंट है, तो उनके खिलाफ FIR हो गई तो स्वाभाविक। उन्हें बीजेपी को, उनकी पार्टी को तोड़ना है। हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। ममता की मुसीबत खत्म होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि भड़काऊ भाषण पर FIR के बाद बंगाल के CM शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो कई और मामले में जांच होगी। BGBS করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মোট 635 কোটি টাকা দিয়ে গেছেন। 635 কোটি টাকা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে। এরও তদন্ত হবে, তদন্ত শুধু নয়, মামলা আমরা করব এবং প্রয়োজন হলে মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ডওভার করব। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। कुल मिलाकर बंगाल में हर सेकंड राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। एक तरफ तो ममता पार्टी में बगावत से परेशान है, दूसरी तरफ इल्जामातों की लंबी फहरिस्त है और उस पर अब कानूनी एक्शन हो रहा है। भतीजे अलग जांच के घेरे में हैं, यानी ममता बनर्जी पर चारों तरफ से आफत ही आफत है।